नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर के तिकुनिया कांड से जुड़ी ये खबर है। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। आशीष मिश्रा की जमानत पर आज फैसला होगा। ये बड़ी खबर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच में तय है कि सुनवाई होनी है और 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पहले खारिज हो चुकी है, लेकिन आज आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है, क्योंकि इसके पहले भी आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से याचिका डाली गई थी जमानत के लिए, लेकिन उसको खारिज कर दी गई थी। साथ ही 4 और आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, लेकिन अब आज एक बार फिर से आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर के तिकुनिया कांड में आशीष मिश्रा आरोपी है और फिलहाल जेल में है और जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि आज ही सुनवाई होगी और फैसला भी सामने होगा। तो आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि लखीमपुर खीरी में के तिकुनिया में किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप आशीष मिश्रा पर लगा हुआ है और इसी को लेकर के चूंकि जेल में बंद है आशीष मिश्रा और जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सिद्धार्थ सिंह हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सिद्धार्थ, क्या जानकारी है? चूंकि आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को लेकर के आज सुनवाई होनी है। हालांकि इससे पहले 4 आरोपी थे, उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन आशीष मिश्रा के वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं वकील? देखिए, आज लखीमपुर के तिकुनिया कांड से जुड़ी समय की सबसे बड़ी खबर है कि आज आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इनकी सुनवाई होगी। जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच इनकी सुनवाई करेगी। अब ये देखना ये है कि इनको जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि कल भी बेल के लिए इन्होंने फाइल की थी, लेकिन आज की डेट मिली थी। अब देखना ये जिस तरीके से इनके जो पक्ष के वकील है उनका कहना है कि जमानत मिल सकती है, अभी तो आने वाला समय बताएगा कि इनको जमानत मिलती है कि नहीं मिलती। जी सिद्धार्थ, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है इस खबर को लेकर के जरूर साझा कीजिएगा। तो जैसा कि सिद्धार्थ बता रहे हैं कि आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और 4 आरोपियों की जमानत याचिका को पहले ही खारिज किया जा चुका है, लेकिन अब आज चूंकि आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और फैसला भी आज ही आ जाएगा, तो देखना होगा कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। और मथुरा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की भूमि विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई है। अधिवक्ता शैलेंद्र प्रताप की ओर से कोर्ट में सुनवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई की मांग की गई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने एक साथ सुनवाई की मांग की है और कहा है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रख करके कोर्ट को एक साथ ही सुनवाई करना चाहिए और इसी की मांग की गई है हिंदू पक्ष के द्वारा। तो आज मामले की सुनवाई होनी है और हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई है कि जितने भी मामले हैं उस पर एक साथ ही सुनवाई हो जाए, क्योंकि एक एक करके या समय जो है न लगाया जाए। एक एक करके अगर मुकदमों पर सुनवाई होगी तो ज़्यादा समय लगेगा और हिंदू पक्ष की ये मांग है कि जल्द से जल्द ये विवाद सुलझ जाए, क्योंकि सालों से ये विवाद चल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर के अब हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका डाली गई है, मांग की गई है कि हिंदुओं के भावनाओं को ध्यान में रख करके कोर्ट एक साथ सुनवाई करे। मनोहर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। मनोहर, क्या जानकारी है? चूंकि देखिए हिंदू पक्ष की तरफ से तो मांग की गई है सुनवाई को लेकर के, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं? दोनों पक्ष अपने अपने क्या दावे रख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कि शाही ईदगाह जमीनी विवाद के मामले में अब तक लगभग 11 याचिकाकर्ता सामने आए। मैं आपको बताता हूँ, आज क्योंकि शैलेंद्र प्रताप है सीनियर डिवीजन 8 में उनकी सुनवाई होनी है। उसमें की जो उन्होंने 17 मई को याचिका डाली थी, जिसमें की जो कि सभी याचिकाकर्ता 1 से 2 पर
जो कि कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा, इसके लिए उन्होंने याचिका डाली गई थी। जी जी मनोहर, अब चूंकि आज सुनवाई होनी है तो ऐसे में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से क्या दावा किया गया, क्या उनकी तरफ से भी कोई याचिका डाली गई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो 1938 जो समझौता हुआ था उसको लेकर के कोर्ट में वह अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी हिंदूवादी संगठन है वो कहीं ना कहीं जो 1968 में जो समझौता हुआ था उसको कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर के सभी पक्षकार कोर्ट गए। जी मनोहर, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे भी आप अपडेट लेते रहिएगा और जानकारी साझा कीजिएगा। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर आज सुनवाई होनी है। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने दायर की है। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग की है। तो वहीं मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में होनी है। वाराणसी उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ खुलकर मैदान में अखिल भारतीय संत समिति उतरी है। बता दें कि अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि इस कानून से ही हिंदुओं के अधिकार बाधित हो रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बने इस कानून को देखकर बस एक ही कहावत याद आती है, जबरा मारे और रोने भी न दे। 1991 का कानून यही है। संवैधानिक दायरे में रह करके हमने इस कानून को चैलेंज किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई, जबरा मारे और रोए न दे, कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। एक्ट 1991 को लेकर के उसके खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। संत समाज की तरफ से उनका कहना है कि इसमें जो भी प्रावधान है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और हम अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। हमारी जो मांग है वो पूरी हो। अभिषेक झा हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं वाराणसी से ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, चूंकि अब संत समाज की तरफ से भी एक याचिका दाखिल कर दी गई है और एक्ट को लेकर के दाखिल की गई है, 1991 के एक्ट के खिलाफ याचिका डाली गई है, क्या लगता है अब ये पूरा जो मामला है इसमें आए दिन नए नए याचिकाएं डाली जा रही हैं, नए नए मोड़ जो है सामने आ रहे हैं, आखिर ये विवाद कहां से कहां तक पहुंच गया है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी और मथुरा पर विवाद हुआ और सबसे बड़ा तर्क जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है या विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि बाबरी विध्वंस के बाद जो 1991 का स्पेशल वर्शिप एक्ट बना था वो सबसे बड़ी बाधा है किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने को लेकर के, और वही सबसे बड़ा आधार बनता है इस तरह के विवादित मामलों से बचने के लिए। अब उसी कानून को चुनौती दी है अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से और एक याचिका दी गई है। हालांकि ये याचिका कोई नई याचिका नहीं है। इससे पूर्व में भी पिछले साल 2021 में अश्विनी उपाध्याय, जो कि पहले आम आदमी पार्टी थे फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनके साथ मिलकर के उन्होंने एक याचिका दी थी जिस पर जो उनकी याचिका को खारिज तो नहीं किया गया था, लेकिन जो काशी और मथुरा को लेकर के उन्होंने याचिकाएं दी थी तो उसमें जस्टिस की तरफ से कहा गया था कि आप इसमें कोई पार्टी नहीं है या पीड़ित नहीं है, इसीलिए याचिका तो स्वीकार की जाती है, इस पर सुनवाई होगी, लेकिन आपका इसमें क्या रोल है, इसको लेकर के सवाल उठाए थे। जिसके बाद अब अखिल भारतीय संत समिति ने उसी मामले पे एक फ्रेश याचिका डाली है और उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उस पर तारीख कब होगी, कौन से जज सुनवाई करेंगे, इसको लेकर के अभी संशय की स्थिति बरकरार है, उस पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा आधार है 1991 का, जो कि नरसिम्हा राव सरकार लेकर के आई थी बाबरी विध्वंस के बाद, जिस कानून का जिक्र राम मंदिर पर जब फैसला हुआ था 2019 में, उस समय भी दिया गया था
कि अब 1947 के बाद से जितने भी जो धार्मिक क्षेत्र है उनका जी। चरित्र नहीं बदला जाएगा, वही चरित्र रहेगा जो कि 1947 से पहले तक था। तो ये एक बड़ी बाधा है काशी और मथुरा को लेकर के, जी। और जिसे लेकर के अब संत समिति खुल करके सामने आई है और कह रही है कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, सनातन परंपराओं को, हिंदुओं को जो है सनातन परंपरा निभाने से रोकता है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही है। साथ ही साथ ये कहा है कि ये कानून बिल्कुल वैसा ही है कि जबरा मारे और रोने भी न दे, यानी कि ये कानून हमें मार भी रहा है और हमें रोने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि हम संवैधानिक दायरों से बंधे हुए हैं। तो जी। इन सब चीजों को लेकर के अखिल भारतीय संत समिति सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस कानून को रद्द करने की मांग लिख कर बैठा जी है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट 26 मई को अगली सुनवाई करेगी। जिला जज ने साफ कर दिया है कि 26 मई को केस की मेंटेनेबिलिटी यानी 7 to 11 पर सबसे पहले सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों से ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दाखिल करने को कहा है। इससे पहले सोमवार यानी 23 मई को ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ना कोई मांगे थी ना कोई पूरी हुई, गोष्ठीता के आधार पर सुनवाई होनी थी, उसी के लिए आदेश हुआ। कोई मांग नहीं थी, कोई पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं। तो इसको क्या देखा, किस रूप में देखा जाए आपके न्याय का तरीका, न्याय का तरीके से अपना कार्य हो रहा है। 26 तारीख को अगली सुनवाई पड़ी है, कैसी रणनीति होगी आप लोगों की आगे? ये सब नहीं बताया जाता, कुछ क्या हो, ये क्या होगा क्या नहीं। तो आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? हिंदू पक्ष तो इसे जीत बता रहा है, वो जो भी हो वो अपना बताता रहे, हमें इससे कुछ कहना नहीं। कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष का ये है कि पोषणीयता में पहले सुना जाए 7/11 को, तो कोर्ट ने उसको ऑर्डर पास करते हुए कहा है कि पहले 7/11 को सुन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी आपत्ति मंगाई है, 1 हफ्ते का समय दिया है उसकी आपत्ति दर्ज कराने के दोनों पक्षों को। और जो हमारी मांग थी सीडी और फोटोग्राफ्स की, उसको भी कोर्ट ने कहा है उसको भी सुना जाए, उसको भी कॉपी प्रोवाइड की। और तीसरी जो हमने वीडियोग्राफी और सीडीग्राफी की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की मांग की थी, उस पर भी कोर्ट ने कहा है कि हम आदेश पारित करेंगे, उसके बाद आप उसकी कॉपी ट्रेजरी में जमा करेंगे। तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं और मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं, और इन दावों के बीच दोनों ही पक्ष याचिका पर याचिका डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखना होगा कि उन याचिकाओं को लेकर के कैसे सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिला अदालत को ये साफ आदेश है कि 8 हफ्तों में ही फैसला किया जाए, लेकिन हर एक बिंदुओं पर याचिका डाली जा रही है। तो अब देखना होगा कि इस पर अदालत किस तरीके से सुनवाई करती है और फैसला लेकर आती है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के खिरियावा गांव में बीते 24 घंटे में 7 ग्रामीणों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। बता दें कि ग्रामीण जहरीली शराब पीने की वजह से मौत का कारण बता रहे हैं, लेकिन पुलिस और अधिकारी अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। बता दें कि इस गांव में पिछले कुछ दिनों में 10 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। सबकी मौत की वजह जहरीली शराब बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि सभी शाम को शराब पीकर खिरियावा से घर आए थे और घर आते ही सबको उल्टी शुरू हो गई थी। फिर सबके सिर में दर्द हुआ और आंख की रोशनी गायब होने लगी। इलाज के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने सबकी स्थिति गंभीर देखते हुए मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया। कुछ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो वहीं कुछ लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई। तो पिछले कुछ दिनों से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जहरीली शराब की वजह से हुई। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन गांव के लोग ये बता रहे हैं कि इसके पहले भी कुछ लोग शराब पी करके जब घर लौटे तो उसके बाद उनकी अचानक से ही तबीयत खराब हो गई। लेकिन जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए, तो कुछ लोगों ने या तो अस्पताल जाने के दौरान दम तोड़ दिया या फिर इलाज के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आखिर इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, यही लोग जानना चाह रहे हैं। आशंका है कि जहरीली शराब इसके पीछे का कारण है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई जांच नहीं की गई है, पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है और गाँव वालों में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है। तो दहशत का माहौल भी बना हुआ है कि अगर
जहरीली शराब की वजह से मौतें हो रही हैं, तो इसके पीछे कौन से लोग हैं जो जहरीली शराब को इस तरीके से खुलेआम बेच रहे हैं, या फिर कोई दूसरा कारण है, तो वो भी पता चले, क्योंकि लगातार कई दिनों से लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे में गाँव के लोगों की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कोई बीमारी है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। दीनानाथ जुड़ गए हमारे साथ, रिपोर्टर है हमारे, ज़्यादा जानकारी देंगे। दीनानाथ, आखिर क्या ये पूरा मामला है, इसके पीछे क्या पुलिस तक इसकी सूचना गई है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर के? साक्षी में बता देना चाहूंगा कि ये 3 दिन पूर्व से औरंगाबाद में पूरी तरह से जहरीली शराब पीने से लगातार मौत हो रही है। लिहाज की बात तो ये है साक्षी कि जब 5 मौत हो जाता है, इसके बाद हमारे पुलिस कप्तान की नींद टूटती है और इसके बाद जिला प्रशासन में सरगर्मियां तेज होता है और लगातार छापेमारी शुरू होती है। लेकिन इसके पहले, जबकि पूरी तरह से बिहार में शराब बंदी है, कहीं भी शराब बेचने की अलाउ नहीं है, लेकिन लगातार धड़ल्ले पर शराब बिक रही है, गांव गांव में शराब बिक रही है। आप अगर होम डिलीवरी शराब चल रहा है। इसी दौरान मदनपुर के खिरियावा में एक बारात समारोह में कुछ लोग आए हुए थे। शाम में उन्होंने शराब का सेवन किया और रात में ही तबीयत बिगड़ी, जिससे लगातार मौत हो रहा है। अभी भी साक्षी 16 लोग अभी भी इलाजरत है इन जगहों पर। दीनानाथ, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? क्या डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि जो मौतें हो रही हैं लोगों की, वो जहरीली शराब की वजह से हो रही है? हाँ साक्षी, ये तो जब पूर्व में मौत हुई कि जो 5 मौत हुई थी, इसमें तो डॉक्टर ने भी इसका बताया था कि जहरीली शराब के कारण मौत हुई है। फिलहाल में जो कल 3 मौत हुई है, उसमें भी डॉक्टर ने पुष्टि किया है कि जहरीली शराब से ही मौत हुई है। लेकिन हालांकि जिला पदाधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने मात्र 2 की पुष्टि की है। उनका कहना है कि कुछ लोग को अनन फानन में जला दिया या दाह संस्कार कर दिया है, जिसके कारण ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है। जी दीनानाथ, आप अपनी नज़र बनाइएगा, कोई अपडेट अगर मिलती है इस पर तो ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री समूहों के मंडल बदले गए हैं। 10 जून से दूसरे चरण के निरीक्षण का दौर शुरू होगा। बता दें, जून में 2 चरणों में होंगे मंत्री समूह के मंडलीय दौर। जून में 10, 11, 12 और 17, 18, 19 को दौरे किए जाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अयोध्या मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। आगे आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रयागराज का दायित्व दिया गया है, तो वहीं मंत्री सुरेश खन्ना को मेरठ मंडल, धर्मपाल सिंह को कानपुर मंडल और नंद गोपाल गुप्ता नंदी को झांसी मंडल का दायित्व दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर, आशीष पटेल को सहारनपुर मंडल, संजय निषाद को चित्रकूट, राकेश सचान को विंध्य मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। बेबी रानी मौर्य को बस्ती, जयवीर सिंह को वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं भूपेंद्र चौधरी को आगरा, योगेंद्र उपाध्याय को आजमगढ़ मंडल, जितिन प्रसाद को मुरादाबाद, अनिल राजभर को देवी पाटन, AK शर्मा को अलीगढ़, लक्ष्मी नारायण चौधरी को बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं सभी मंत्रियों की, और ये मंत्री जो है निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे, इन मंडलों में जा करके देखेंगे कि आखिर लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रिपोर्ट भी तैयार करके सीएम को सौंपेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार इलाके में एक युवक को प्यार करना भारी पड़ गया। बता दें कि अपनी प्रेमिका से मिलने गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला नैनी थाना क्षेत्र के चक हीरानंद मोहल्ला का है, जहां लड़की से मिलने रात के समय प्रेमी अरुण सिंह आया था। बताया जा रहा है कि सुबह लड़की के घर से गोली चलने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वालों की नींद टूटी। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि अरुण खून से लथपथ था और उर्वशी लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। प्रेमी प्रेमिका को गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल अभी चर्चा यही है कि अरुण और उर्वशी के घर वालों ने ही गोली मारी है। उसे गोली मारने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि उर्वशी को भी गोली मारी गई।
सूचना फ्लैश हुई थी। उस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें यहाँ पे पहुँची हैं, पीआरवी वाहन पहुँचे हैं, सारे अधिकारी पहुँचे हुए हैं। लड़की काफ़ी गंभीर घायल थी तो उसको एसआरएन हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवा दिया गया। लड़का के भी गोली लगी हुई है, उसको फील्ड यूनिट के द्वारा जांच करा करके उसको भी मृत्यु का सही कारण और किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसको जानने के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। तो ओवरऑल एक प्रेम प्रसंग का बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के झाझर रोड स्थित हॉस्पिटल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में हॉस्पिटल स्टाफ और मरीजों के बीच जमकर मारपीट हो रही है, तो वहीं कुछ दबंग महिलाओं से मारपीट करते हुए और राइफल ताने दिख रहे हैं। बता दें कि इंजेक्शन लगाने के दौरान महिला मरीज को दर्द होने की वजह से विवाद की शुरुआत हुई, तो वहीं हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी में मारपीट की पूरी वारदात कैद हो गई। तो ये देखिए सीसीटीवी की फुटेज में ये साफ दिख रहा है, मारपीट की ये वारदात फुटेज सामने आई है और अब इस पर एक्शन लेने की बात की जा रही है। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से यात्रा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक मौसम खराब है तब तक सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रहना चाहिए और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। ये जो है ये चूँकि वहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लोगों की सबसे ज़्यादा मांग है, तो हेलीकॉप्टर के लिए ये शिकायतें हमारे पास आती है और हम लोग सख्ती से निपटते हैं। उस पर पिछले वीक में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें उन्होंने फर्जी टिकट्स वगैरह देने के संदर्भ में कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने वगैरह बताया था, तो एफआईआर दर्ज हुई थी। हम उसके लिए तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम लोगों ने स्वीकार कर ली है, उसी पर काम कर दे रहे हैं। आवश्यकता है कि जागरूक होना चाहिए जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी, जो फर्जी वेबसाइट है उस पर भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।